हेलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे जीके के बारे में बात करते हैं। ये सीरीज़ 2 है रेलवे जीके से संबंधित सवालों का। कल तक हम लोग क्या देखे थे? तत्काल आरक्षण सेवा की शुरुआत 20 दिसंबर 1997 को हुई थी, ये देखे थे। तत्काल यानी कि जो तत्काल टिकट 24 घंटे पहले आपको तत्काल मिलता है 20 दिसंबर 1997 को शुरू हुई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को शुरू की गई थी। पहली मालगाड़ी भारत में कब शुरू की थी? तो 1851 में पहली मालगाड़ी भारत में चलाई गई थी। हाँ, पहली मालगाड़ी कब बोले? 1851 में शुरू की गई थी भारत में। 1853 में पैसेंजर ट्रेन का शुरुआत हुआ था। मालगाड़ी 1851 में शुरू कर दी गई थी। अच्छा, रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक। 2030 तक रेलवे का संकल्प है कि जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालाकाड डिवीज़न फॉर्म। मेरा डिवीज़न जो है पालाकाड डिवीज़न वो कब तैयार हुआ था? तो 31 अगस्त 1956 को। ये ओपन वालों के किसी काम का नहीं है, ठीक है। पालाकाड शोरनूर का डबलिंग कब किया गया था? तो 1984 में किया गया था, ठीक है। सिंगल लाइन था, उसको डबल किया गया था, सेकेंड लाइन पर बिछाया गया था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की फाइनेंशियल टर्म्स सेपरेशन कन्वेंशन। कहने का मतलब है कि जो वित्तीय टर्म्स, ये जो की फाइनेंशियल टर्म्स सेपरेशन कन्वेंशन था, जिसके अधीन क्या किया गया कि रेलवे को आम बजट से सेपरेट किया गया, अलग किया गया। उस कन्वेंशन को कब हुआ था? वो कन्वेंशन कहने मतलब वो सम्मेलन कब हुआ था? वो मीटिंग कब हुआ था जिसमें क्या हुआ कि फाइनेंशियल टर्म्स को सेपरेट किया गया था? रेलवे के फाइनेंशियल टर्म्स को बाकी बजट से अलग किया गया था। तो 1924 में, बेस्ड ऑन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एक्वर्थ समिति। ये किस चीज़ पर उसको अलग किया गया था? तो एक्वर्थ कमेटी जो था, उसका रिपोर्ट जो था, उसके एक्नॉलेजमेंट के संज्ञान के आधार पर उसको अलग किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। पालाकाड डिवीज़न में स्वच्छ भारत अभियान 2025 में कब से कब तक चला था? अगस्त से अक्टूबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआर फॉर्म बाय मर्जिंग 3 स्टेट रेलवेज। सदर्न रेलवे को तैयार किया गया। कैसे तैयार किया गया? तो 3 स्टेट रेलवे जो थे उनको मर्ज करके, आपस में मिला करके बना था। पहला कौन सा रेलवे था? तो मद्रास एंड सदर्न महाराष्ट्र रेलवे था, जिसको M&SMR बोलते थे। सेकंड साउथ इंडियन रेलवे था, जिसको SIR बोलते थे। और थर्ड मैसूर स्टेट रेलवे था। तीनों को मिला करके SR सदर्न रेलवे को तैयार किया गया था। तारीख कौन थी? तो 14 अप्रैल 1951 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन साउथ इंडिया रैन। पहला पैसेंजर ट्रेन साउथ इंडिया में चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? रोयापुरम, चेन्नई से वालाजाह रोड, जो कि आरकोट के नज़दीक है, वहाँ तक चलाया गया था। तारीख कौन सी थी? तो 1 जुलाई 1856 था। इस दिन पहला पैसेंजर ट्रेन साउथ इंडिया में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट स्टेशन इन केरला। केरला का सबसे पुराना स्टेशन कौन है? तो तिरूर है, जिसको कब ओपन किया गया था? तो 1861 में ओपन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रेलवे रूट इन केरला ओपेंड। पहला रेलवे रूट केरला में ओपन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो बिटवीन बेपुर एंड तिरूर। बेपुर और तिरूर के बीच में, जिनके बीच का दूरी 30.5 किलोमीटर था। कब वो रेलवे रूट केरला में शुरू किया गया? तो 12 मार्च 1861 को। 12 मार्च 1861 को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TVC डिवीज़न वाज फॉर्म बाय कार्विंग PGT डिवीज़न। जो त्रिवेंद्रम डिवीज़न था उसको तैयार किया गया PGT डिवीज़न को कार्व करके, तराश करके, उसको काट करके 2 अक्टूबर 1979 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वाज अचीव्ड आफ्टर शोरनूर नीलांबर रोड इलेक्ट्रिफिकेशन। कहने का मतलब है कि ये पालाकाड डिवीज़न का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो था, 100% विद्युतीकरण जो था, वो कैसे कब प्राप्त किया गया? जबकि शोरनूर नीलांबर रोड का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, विद्युतीकरण हुआ, कब, किस डेट को हुआ था? तो 30 मार्च 2024 को। इसमें अभी कुछ सवाल जो है स्वच्छ भारत अभियान से लेकर के नीचे तक के, वो सवाल केवल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और वो भी किस, तो कहने का मतलब कि पालाकाड डिवीज़न या
सदर्न रेलवे से संबंधित ये सवाल हैं, ठीक है। ओपन एग्जाम वालों के लिए ये सवाल किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेम डिवीज़न वाज फॉर्म बाय कार्विंग पीजीटी डिवीज़न। सलेम डिवीज़न को तैयार किया गया पीजीटी डिवीज़न को कार्व करके, पालाघाट डिवीज़न को कार्व करके सलेम डिवीज़न को कब तैयार किया गया? तो 1 नवंबर 2007 को तैयार किया गया। अच्छा, एक बात है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि मेट्टुपालयम से कुन्नूर तक जाती है, पहले ये पीजीटी डिवीज़न के अंडर थी। बाद में जब सलेम डिवीज़न 1 नवंबर 2007 को काट करके पीजीटी डिवीज़न को बनाया गया तो सलेम डिवीज़न में चली गई। तो ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? 1899 में, ठीक है। 1899 में इसका पहला सेक्शन जो था ना उसको ओपन किया गया था। ओके, अब हम चलते हैं लीव रूल्स और लीव रूल्स पास रूल्स के बारे में देखते हैं। लीव रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पैटर्निटी लीव के बारे में। मैटरनिटी लीव नहीं, पैटर्निटी लीव। आखिर एक आदमी जो है पिता बनने पर उसको पैटर्निटी लीव कितने दिन का मिलता है? तो कहने का मतलब जब आदमी को अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों तक जब वो पिता बनता है तो 15 डेज़ का पैटर्निटी लीव मिलता है। कितने मैक्सिमम कितने बच्चों तक पैटर्निटी लीव मिल सकता है? तो मैक्सिमम 2 बच्चों तक पैटर्निटी लीव मिल सकता है। इसका वैलिडिटी कितना है? तो 15 डेज़ बिफोर टू 6 मंथ आफ्टर बर्थ। बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले से लेकर के बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक पैटर्निटी लीव लिया जा सकता है। 6 महीने तक अगर बच्चे के जन्म के बाद तक कोई पैटर्निटी लीव नहीं मिलता तो उसको कोई पैटर्निटी लीव नहीं मिलेगा, ठीक है। पितृत्व अवकाश इसको हिंदी में बोला जाता है। क्या ये पैटर्निटी लीव जो है पीएल जो है उसको अकाउंट से डेबिट किया जाता है, मतलब आपका जो एलएपी है या सीएल है उससे डेबिट किया जाता है? तो नहीं, ये स्पेशल लीव है, ठीक है। ये आपके एलएपी और एलएचएपी से क्रेडिट नहीं किया जाता है। स्पेल क्या है? तो कहना था सिंगल स्पेल ऑनली, एक बार में 15 दिन का सिंगल स्पेल में पैटर्निटी लीव मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 2-2 बार ऐसा सोच के चले कि 7 दिन के लिए पैटर्निटी लीव ले लेते हैं फिर 8 दिन के लिए लेंगे, ऐसा नहीं मिलता है। अब अलग अलग लीव टाइप्स के बारे में देखते हैं और उसका लिमिट या कंडीशन देखते हैं और ड्यूरेशन देखते हैं। मैटरनिटी लीव देखते हैं, प्रेगनेंसी के समय तो 180 दिन का ड्यूरेशन होता है इसका। मैटरनिटी लीव 180 दिन का मिलता है। लिमिट क्या है? अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 2 जिंदा बच्चों के जन्म तक ये मैटरनिटी लीव मिल सकता है। मिस कैरेज या एबॉर्शन हो गया, मानते हैं कि किसी औरत का मिस कैरेज हो गया, पेट से बच्चा गिर गया, या फिर अगर उसने अबॉर्ट करा लिया बच्चे को तो उसको 45 डेज़ के का लीव मिलता है। तो कहने का मतलब कि इसका लिमिट या कंडीशन क्या है कि टोटल इन द इंटायर सर्विस नो चाइल्ड लिमिट। समुच्चय सर्विस में टोटल 45 दिन का ही उसको मिसकैरेज या एबॉर्शन का मिलेगा, लीव मिलेगा। अब कहने का मतलब कि चाइल्ड लिमिट कुछ भी नहीं है, कितना अबॉर्ट कराई है या कितना मिसकैरेज कराई है उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितने बच्चे कि कितने मिसकैरेज हुए हैं, कितना एबॉर्शन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडॉप्शन सरोगेसी। एडॉप्शन और सरोगेसी, मान लेते हैं कि कोई बच्चे को अडॉप्ट करता है या फिर सरोगेसी के लिए, ठीक है ना, दूसरे के बच्चे को क्या करता है कि जन्म देता है, उसके लिए 180 दिन का लीव मिलता है। और लिमिट या कंडीशन क्या है कि फ्रॉम डेट ऑफ हैंड ओवर नो एज लिमिट फॉर चाइल्ड, ठीक है। हैंड ओवर के डेट से ही ये क्या होगा ना कि वो चालू हो जाता है। अब कहने का मतलब कि चाइल्ड का एज लिमिट कुछ भी नहीं है, कितने भी साल के बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कहने का मतलब कि जब बच्चे को हैंड ओवर किया गया है तब से आपका एडॉप्शन या सरोगेसी लीव शुरू होगा और 180 दिन का मिलता है। अब देखते हैं चाइल्ड केयर लीव CCL, ये 730 दिन का मिलता है। कितने बच्चों के लिए? तो फॉर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए, ठीक है। मैक्सिमम 3 स्पेल्स पर ईयर, अधिकतम 3 स्पेल प्रति साल ये हो सकता है, इसका अवधि 3 साल हो सकता है। अच्छा, एक बात है कि चाइल्ड केयर लीव जो है 730 दिन का वो सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट को भी मिल सकता है या फिर अनमैरिड रेलवे सर्वेंट को भी मिल सकता है चाइल्ड केयर लीव, या फिर विडोअर जिसकी पत्नी मर चुकी हो, या डाइवोर्सी जिसकी पत्नी तलाक ले चुकी है, उसको भी अधिकतम 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव 2 बच्चों के लिए मिल सकता है, यानी कि 365 730 होता है। ओके, अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं।
ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, एसएफ्स हैं, जो कि अलग अलग कंडीशन में रेलवे एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। पहला है SF1 स्टैंडर्ड फॉर्म 1। ये ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होता है, किसी को सस्पेंड करने के लिए उसको SF1 दिया जाता है। ये डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स के तहत अलग अलग एसएफ्स हैं जो कि रेलवे एम्प्लॉयज़ जो हैं उन पर अप्लाई होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंड करने का, निलंबित करने का आदेश है। रिसीव से सब्सिस्टेंस अलाउंस, अच्छा जिसको SF1 मिल जाता है तो भी उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता रहता है अगर वो किसी दूसरी जगह काम नहीं कर रहा है। इसके लिए अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता रहता है जीने खाने के लिए। SF2 है स्टैंडर्ड फॉर्म 2, वो डीम्ड सस्पेंशन के लिए मिलता है। कहने का मतलब कि कोई 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रह चुका है तो उसको SF2 मिलता है। सस्पेंशन के आधार पर ये मिलता है, सस्पिशन के आधार पर ये सस्पेंशन मिलता है। अगर उस पर शक हो कि उसने कुछ गलती किया हो, 48 घंटे से ज़्यादा वो जेल में रहा हो, तो उसको SF2 मिल सकता है। SF3 क्या है? सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड एम्प्लॉय। ये वो सर्टिफिकेट है जो कि सस्पेंड हुआ एम्प्लॉय जो है ना उसके द्वारा क्या किया जाता है कि प्रस्तुत किया जाता है। जिसको SF1 मिल गया है वो अगर सब्सिस्टेंस अलाउंस चाहता है तो उसके सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा SF3 के अंतर्गत, ताकि उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता रहे। SF4 क्या है? रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है। कहने का मतलब कि आप सस्पेंड हो चुके हैं, तो कहने का मतलब है कि सस्पेंड हो चुके हैं तो आप उस सस्पेंशन को चैलेंज भी कर सकते हैं SF4 के अंतर्गत। नेक्स्ट है SF5 स्टैंडर्ड फॉर्म 5। ये चार्जशीट है मेजर पेनल्टी के लिए, बहुत बड़ी गलतियों के लिए चार्जशीट है SF5। जैसे कि आपने फ्रॉड किया है या फिर आपसे बहुत बड़ा नेग्लिजेंस यानी कि उपेक्षा हुआ है तो SF5 मिलता है बड़ी गलतियों के लिए। SF6 क्या है? रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी प्रोसेस। कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने से, जांच पड़ताल करने से ही इनकार कर देना, ठीक है। इंक्वायरी प्रोसेस के दरमियान क्या है, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने से ही रिफ्यूज़ कर देने के लिए SF6 मिलता है। SF7 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। कोई बड़ा गलती हो चुका है, मान लेते हैं कि एक फॉर्मल मेजर पेनल्टी इंक्वायरी है, एक मेजर पेनल्टी किसी को मिला हुआ है, इसको इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? SF7 के अंतर्गत होता है। SF8 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ठीक है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के नियुक्ति से संबंधित है। ये क्या किस लिए दिया जाता है? टू प्रेजेंट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसके बिहाफ पर ये केस को प्रेजेंट करता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर। यहाँ अगला गलती किया है उसको प्रेजेंट करने के लिए केस को प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है। इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायर कर लेता है कि गलती किया कि नहीं। प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या करता है? केस को क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के बिहाफ पर क्या करता है कि वो प्रेजेंट करता है केस को। SF9 को अब डिलीट कर दिया गया है, अब ये यूज़ में नहीं है, पहले यूज़ होता था। SF10 है, SF10 कॉमन प्रोसीडिंग्स होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग गलतियाँ किए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, वो सेम केस में इन्वॉल्व हैं, तो उनके कॉमन प्रोसीडिंग के लिए, सामान्य सुनवाई के लिए, एक साथ सुनवाई के लिए SF10 यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है SF11। ये भी चार्जशीट है, SF5 भी चार्जशीट है और SF11 भी चार्जशीट है, लेकिन SF5 माइनर पेनल्टी के लिए है, सॉरी SF5 मेजर पेनल्टी के लिए और SF11 माइनर पेनल्टी के चार्जशीट के लिए है। ये क्या है? मतलब चार्जशीट ही है ये माइनर पेनल्टी का। ये कब मिलता है? लेस सीवियर ऑफेंसेस। ये ज़्यादा कम सीवियर ऑफेंस के लिए मिलता है, बहुत कम सीवियर ऑफेंस के मिलता है। एग्जांपल हो गया लेट, ठीक है, हमेशा कोई क्या करे कि लेट आए, ठीक है, उसके लिए उसको SF11 मिल सकता है।